अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं एशिया कप पर स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन लियाकत। आज एक बार फिर एक वन साइड मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस नेपाल का, और नेपाल ने अच्छा खेला। जब ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी अच्छी हो गई उसके बाद थोड़ा सा तजुर्बे की कमी नज़र आई हमें। उस तरह नेपाल वाले विकेट पे टिक के नहीं रुके, हालांकि उनको चांसेस भी मिले, रन्स भी उन्होंने अच्छे बनाए, लेकिन यहाँ पे कुछ पोल खुले हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप के, जो कि पिछले 2 दिन से हम यही सुन रहे थे इंडिया में कि 266 रन का टारगेट है। पाकिस्तान पता नहीं अचीव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो टीम नेपाल के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस देगी बॉलिंग में तो उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान होंगे खड़े। 4 बॉलर्स वही थे, आज एक जसप्रीत बुमराह थे जिनको रेस्ट दी गई, वो इंडिया वापस गए, उनकी जगह शामी को खिलाया गया, लेकिन बहुत ही ऑर्डनरी बॉलिंग देखने को मिली, फील्डिंग बहुत ऑर्डनरी देखने को मिली। और उसके बाद फिर मैच में बारिश हुई, बारिश के बाद 23 ओवर्स में 145 रन का टारगेट था, और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह धुलाई हो रही है नेपाली बॉलर्स की, और वहाँ पे नेपाली यकीनी तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को मिस कर रहे होंगे, नसीम शाह को मिस कर रहे होंगे। काश उनके पास भी कोई शाहीन शाह अफरीदी होता, कोई नसीम शाह होता, या फिर हारिस रऊफ होता, जो कि विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को आउट करता और उसके बाद उनकी उम्मीदें बनती। सो इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अवैस ने, ये एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। आज इनसे गपशप करेंगे। हसन भाई, आज का मैच इंडिया ने बड़ी धुलाई की और एक सुपरस्टार बैटिंग टीम लग रही है इंडिया। सुपरस्टार बैटिंग टीम जो है नेपाल के अगेंस्ट नहीं कह सकते। सुपरस्टार देखें पाकिस्तान में भी थे बहुत सारे, मगर सुपरस्टार की बैटिंग जो है जिन्होंने 12,000 रन किए हैं, 10,000 रन किए हैं, और गिल जिस तरह से फॉर्म में आए, रोहित शर्मा फॉर्म में आए, मगर नेपाल के अर्ली जो बॉलर्स थे उन्होंने 10 से 8 ओवर जो है बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था। फुटवर्क मूवमेंट अगर देखें तो गरबा के दोनों खेल रहे थे ओपनिंग बैट्समैन। अगेन जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन टीम का इंडिया का नज़र नहीं आ रहा हमें। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो फिर वाई नॉट के शाहीन शाह को क्यों नहीं फेस किया आपने, वो इनसिंग बॉलर थी, उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी आपने, उसके बाद हारिस रऊफ की प्रैक्टिस नहीं की हुई थी आपने, तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्म आ गए वापस। अगेन इंडियन टीम जो है वो इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कब ऐसी बॉलिंग हमें मिले और हम वापस फॉर्म में आना शुरू हो जाएं। अगेंस्ट जिस तरह टॉस जीत के बॉलिंग भी कर रहे हैं, कभी बैटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया का वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा मुझे जिस तरह से पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, जिन्होंने पहले मैच में जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी और टॉप ऑर्डर को हिला के रख दिया इंडिया के। तो इंडिया को अभी मजीद वर्क करना पड़ेगा, और अगर बांग्लादेश जिस तरह से अफगानिस्तान को हराया है, मुझे लग रहा है कि वो टफ टाइम देगी इनको, और उसके बाद श्रीलंका से इनका मैच होगा। तो अच्छी टीमों के खिलाफ रन्स करें, ना सिर्फ कि IPL में जाके रन्स कर रहे हैं या वहाँ पर हर जगह जाके रन्स करते हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करेंगे नंबर 1 रैंकिंग में अब तक पाकिस्तान, तो वहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग और बैटर्स का पता लग गया इंडियंस की। अच्छा सर, आज का मैच तो देख के लग रहा था कि इंडियन बैटर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। ना शुभमन गिल की टेक्निक में कोई मसला था, ना रोहित शर्मा की टेक्निक में कोई मसला था, ना ही विराट कोहली तो वगैरह को तो मौका ही नहीं मिला, ओपनर्स ने ही काम तमाम कर दिया। इसमें थोड़ा सा हसनैन, क्योंकि अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको मैं, क्योंकि हसन भाई से भी ऑफेयर बात कर रहा था, अगर आप रोहित शर्मा की बैटिंग को देखें या शुभमन गिल की देखें, चले रोहित शर्मा को अगर मैं लेके दूँ, डीप इन द क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे, वो भी नेपाल के बॉलर्स के खिलाफ। देखें डीप इन द क्रीज तब आप बैटिंग करते हो जब आपने लेट स्विंग को ख़त्म करना होता है, कि आप शाहीन शाह अफरीदी को अगर फेस कर रहे हो, नसीम शाह को फेस कर रहे हो। मैंने स्टार्ट ऑफ दी ओवर में भी देखा, जिस वक्त थोड़ा सा शायद उनको एहसास हुआ कि स्विंग बॉल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे आगे निकल के अब थोड़ा सा आगे खेलना पड़ेगा, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट मुझे नज़र आ रहा था यहाँ पर। दूसरा, अगर आप पूरे ओवरऑल अपना उठा के देख लें, चाहे आप एशिया कप की परफॉर्मेंस देखें, चाहे पिछले जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी, रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं शायद वो जो एक कॉन्फिडेंस, आपको याद है जब डेल स्टेन वर्सेस हफीज़ वाला मामला होता था, यहाँ पर वही चीज़ मुझे अब नज़र आती है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो इन स्विंग जो लेट होता है, उसके अंदर बिल्कुल ओपन हो चुका हुआ है कि वो बिल्कुल मिस करते हैं उसको, LBW का चांस ज़्यादा दे देते हैं। आज भी आपने देखा होगा 2-3 बॉल जो इन स्विंग हुई हैं उनके ऊपर उनके जो अपना उन लोगों ने रिव्यू लिया, ऑब्वियसली उन पर बचत हुई है उनकी रोहित शर्मा की, लेकिन वो चीज़ नज़र आती है कि जो लेग बिफोर द विकेट है उनका वो इशू बना हुआ है। उसके बाद जो फिर आपने देखा होगा थोड़ा सा जब वो अपना वाइड ऑफ द क्रीज जाके खेलते हैं तो बीच में पैड एंड पैड का जो गैप बीच में है, तो जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने उनको आउट किया, तो वो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आप कह सकते हो कि वो अब आपको नज़र आता है इनके ऊपर। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा देखूँ अपने इंडियन बॉलिंग लाइनअप को, तो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो चुका है उनके ऊपर। आप पेस पैट्री को देखें, बुमराह मौजूद नहीं थे, लेकिन बुमराह की आप लोग बात करते हैं, देखें एक चीज़ आप भी रियलाइज़ करें कि एक फास्ट बॉलर बहुत अरसे के बाद इंडियन टीम में वापस आ रहा है। इससे पहले उसने आयरलैंड की सीरीज़ खेली, ऐसा कप्तान खेली थी, वो परफॉर्मेंसेस नहीं थी जो कि बुमराह ऑब्वियसली जाने जाते हैं, जो उनकी लीदल अपना यॉर्कर डिलीवरीज होती हैं फुल लेंथ करवाते हैं। जब आप क्वालिटी टीम्स के खिलाफ खेलते, जैसे हसन भाई भी कह रहे हैं, उस वक्त आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी साइड है। यहाँ पर अगर मैंने 1-2 अपना लूज़ बॉल्स की, और बुमराह का इशू रहा है जहाँ पर वो लूज़ बॉल्स करते हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रन्स जो उनसे लीक करते हैं,
और ये आगे जाके सेमीफाइनल्स में चाहे बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, चाहे अपना ये खेलें श्रीलंका के खिलाफ खेलें। श्रीलंका आपको पता है प्रॉपर अपने बॉलिंग पैक के साथ इस वक्त नहीं खेल रही, उनके लड़के इंजर्ड हैं, लेकिन जिन लड़कों को उन्होंने खिलाया है खास करके यंगस्टर्स ने, उन्हें बहुत टफ टाइम दिया। आपने देखा होगा उनका स्पिन बॉलिंग यूनिट बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है। अब तो एक मैं माजरत चाहूँगा, कहूँगा अब गंद है कि हैम्बर टूटा में हम लोगों ने खेलने हैं मैचेस, वो डेडली विकेट है, इतनी कोई सपोर्टिव फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं होगी वहाँ पर। स्पिन आपका ज़्यादा जो उनसे पाकिस्तान ने भी मैच भी जो अफगानिस्तान से सीरीज़ खेली थी वहाँ पर ही जीती है, तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ कि ये ट्रम्प कार्ड, या आप स्पिन बॉलिंग किस ऑलराउंडर के साथ, नवाज़ के साथ जाते हैं, क्योंकि हसन भाई ऑब्वियसली आप भी बताइएगा, क्योंकि पता है आपको बार बार ये बात हो रही है कि आप एक जेन्युइन पेस बैटरी को बीच में डालें जो फास्ट बॉल ऑलराउंडर हो। हाँ बिल्कुल फास्ट बॉलर होगा, मगर देखिए डॉजी पिचेस हैं अभी। अगर आपने बात की कि हमारे में वहाँ मैचेस हो रहे हैं, 59 पे जो है वही टीम अफगानिस्तान की थी, अभी सीरीज़ में आउट हुई है, वहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है। मगर फिर भी अगेन देखें आपके पास शादाब जो हैं उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ अवैस की बात पे कि जब आपके पास सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप हो तो फिर पिच मैटर नहीं करती, उनका कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं भी आपको विकेट लेके दे देते हैं। हाँ विकेट लेके देते हैं, मगर देखें जहाँ पर स्पिन हो रहा हो, यहाँ पर जहाँ पर आप जो है आर्म बॉल कर रहे हो, वहाँ विकेट लेनी चाहिए आपको। और हम शादाब की अगर बात करेंगे तो शादाब ने 57 रन दिए हैं और कोई आउट नहीं किया लास्ट मैच में, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसामा मीर जो है वो भी काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं टीम में आए हुए, तो यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर नवाज़ कंसिस्टेंट 2-3 साल से खेल रहे हैं आपके पास एज ए राउंडर भी, तो ओवरऑल देखें अभी अच्छे मैचेस आना शुरू होंगे। आप बैटिंग पैटर्स पिच थी मुल्तान की, उसके बाद अब जहाँ डॉजी अगर उसामा मीर को चांस दे देते हैं, लेट्स सपोज उसामा मीर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या आप समझते नहीं कि बैकअप में कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में हमें इमाद वसीम को रखना चाहिए? देखिए अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अगर किसी भी स्लॉट में प्लेयर्स को लेते हैं, वर्ल्ड कप की अभी होनी है, मगर उसके बाद फ्रेंचाइज में कितनी ज़बरदस्त खेलते हैं, बैटिंग में भी इंप्रूव किया इमाद वसीम ने, और सारी फ्रेंचाइज की लीग्स में भी खेल रहे हैं वो, तो ये पहले से डिसाइड करना चाहिए आपको। मगर इतनी इन्वेस्टमेंट आपने नवाज पे की हुई है। फिर शादाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो शादाब एज ए बॉलिंग में कॉन्सेंट्रेशन उनको करनी चाहिए, बैटिंग में ज़्यादा कर रहे होते हैं, बॉलिंग में उनकी वो एक ट्रम्प कार्ड वाली जो है विकेट थ्रू देने वाली जो होती हैं वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो उनको बॉलिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा अपने। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फास्ट बॉलर देखें पाकिस्तान का अब तक अटैकिंग बॉलर सबसे बेस्ट प्लेयर चल रहा है तीनों का फास्ट बॉलिंग में। अगर देखें हारिस किस तरह से फॉर्म में आए हुए हैं, नसीम शाह ने इंप्रूव किया, आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, बॉडी से दूर करते हैं, शाहीन शाह रिहाब के बाद वापस आ गए, तो हमारा मिडिल जो बॉलर्स में है वो इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे वाले मैचेस जो होंगे। लेकिन असल में ये तो बड़े बॉलर्स हैं, मैं इससे पहले कि अवैस की तरफ चलूँ, बड़े बॉलर्स आप ले जाते हैं इंडिया के खिलाफ, क्या समझते नहीं कि हमें चेंजेस करनी चाहिए? शाहीन शाह की जगह इंडिया के खिलाफ जब मैच हो तो बाबर आजम से बॉलिंग में ओपनिंग करवानी चाहिए, रिजवान से करवानी चाहिए, ताकि यार जिस तरह वो आज नेपाल को मार रहे थे कम से कम वो स्कोर तो मारें। देखिए वो तो है, मगर उनको जो द्रविड़ है, राहुल द्रविड़, उनको बताना चाहिए कि जो वर्कआउट हो रहा है वो इन स्विंग पे हो रहा है, इन स्विंग पे वर्कआउट करें और वहां पर ज्यादा बेहतर होगा, वहां उस पे वर्कआउट करें ना। सर वो इन स्विंग पे कहां पे वर्कआउट करेंगे? उनके बॉलर ही 130-135 वाले बॉलर्स हैं सर। मैं वही कह रहा हूं ना कि नेपाल के जो है एसोसिएट्स की टीम है, ये उनके लिए एक टास्किंग दिया है, एक लेग स्पिनर पे फिर भी चांस मिला है, जो मिड विकेट पे रोहित खेलने गए, वहां कैच हो सकता है, डिप पे वो कैच ड्रॉप किया है। अगेन के ऐसे प्लेयर्स जो हैं ऐसी बॉलिंग के खिलाफ तो वेट कर रहे होते हैं कि मैं कब फॉर्म में आऊंगा, वो फॉर्म नजर आ गई इन दोनों बैट्समैनों की। अच्छा, रोहित शर्मा तो बेबस हो गए थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास नसीम शाह नहीं है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, या फिर हारिस रऊफ जैसा पेस नहीं, हम जो पेसर्स हैं उन्हीं को खेलेंगे। और डर तो उनको बैक एंड पे है कि किसी भी वक्त वो कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमारे खिलाफ लेटली वो अच्छा खेले हैं, जब वो विराट कोहली ने फिनिश किया था, आपको याद होगा, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून है जब से ये बॉलिंग लाइनअप आई है। देखिए एक चीज़ है अपना, क्योंकि हसनैन भाई अगर आप ओवरऑल बात करें तो एक तो आपको पता है दो चीज़ों से इंडियन टीम से कोई गुजरी, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेकेंडली रोहित शर्मा पे आपको पता है बहुत ज़्यादा बैक एंड पे क्रिटिसिज्म होता है। आपको याद हो कि उनके कुछ खबरें आती हैं कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो इनकी रवैये से नाखुश हैं। आपको पता है जो जिस वक्त तो अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, तो आपने वो पिछले एशिया कप में भी देखा है, वर्ल्ड कप में भी देखा है किस किस्म का वो रवैया रखते हैं। फिर दूसरा मुझे याद है कि आपने विराट कोहली को जब उतारा था उसके बाद आपने कहा जी रोहित शर्मा आ गए हैं, रोहित शर्मा टीम को संभालेंगे। इस वक्त अगर एज फैक्टर देखूँ तो ऑलमोस्ट अपने वो डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रोहित शर्मा जा रहे हैं। अभी भी अगर आप आज मैच की बात करें, मैं दोनों बैट्समैन की बात करूँ, क्योंकि शुभनाम गिल का मुझे पता है कि बार बार उनकी चाहे लीग क्रिकेट की बात करें, IPL की बात करें, चाहे डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। बहुत ज़्यादा बैंक किया जाता है कि जी शुभनाम गिल आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा ग्रेट बैट्समैन होगा, हो गए ऑब्वियसली, मैं कहता हूँ KL राहुल को भी कहते थे, KL राहुल को भी याद हो। लेकिन अगर आप उनकी असल में मैंने अभी तक उनकी जितनी भी शॉट्स देखी हैं, खास करके जब आप बैकफुट पर जाते हो, ओपन करते हो ब्लेड को खेलने के लिए,
वो कभी भी अपना क्लोज टू द बॉडी नहीं है, वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं। दैट मींस कि वही इन स्विंग वाला एक चीज इंटरप्ट वो प्रिंस भी कहते हैं। जितने भी ओपनर्स आप देखेंगे ना इंडियंस के, तो वो आईपीएल में धनाधन शॉटे मार रहे होते हैं, स्क्वायर पे मार रहे होते हैं, आउट ऑफ द क्रीज होके मारे होते हैं, मगर जहां पर थोड़ी सी लेंथ बॉलिंग मिलती है, सीम वाली बॉलिंग, लेफ्ट हैंड पे वहां सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। सर आईपीएल की विकेट्स भी तो डिफरेंट होती है ना, आईपीएल की देखिए ना, अगर आप उनको देख लें जब वो स्लाइस भी कर रहे हैं तो उस वक्त मैं देख रहा हूँ क्लोज टू द बॉडी, हसन भाई वाली बात ठीक है, क्लोज टू द बॉडी है ही नहीं, क्योंकि आपके फिर वो चीज जब एक फास्ट बॉलर लगा होता है, खास करके जिसकी बॉल इन स्विंग है, देखें आप शाहीन की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, मैं ज़्यादा सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे शायद लोग मुझे इस चीज़ पे पसंद ना करें, मैं ज़्यादा रेट नसीम शाह को करता हूँ इस सेंस पे। नसीम शाह ने जिस तरीके से नसीम शाह राइट नाउ इज लीडिंग द टेक ऑफ पाकिस्तान। आपको याद हो देखें एशिया कप में पिछले साल शाहीन वॉजन दे, नसीम शाह आपका लीडिंग फास्ट बॉलर था। सबसे अच्छी चीज जो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की होती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म की हो ना, जो दो तरफ स्विंग करवा सके। Exactly. आपने नसीम शाह को देखा है, वो आउट स्विंग भी खिलाता रहता है, उसके बाद उसकी जो इन स्विंग कटर है वो तेज आता है बीच में, जिसमें आपने ज्यादातर बैट्समैन को देखा स्ट्रगल करते हुए। लेकिन विकेट्स भी ऑब्वियसली सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आप हैमरटूटा में मैचेस करवाते हो, वहां पर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, ग्रास जरूर, उसके ऊपर मुझे हसन भाई बेहतर समझाएंगे क्योंकि वहां पर हसन भाई खेले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना सपोर्टिव है। लेकिन वो कर लें कि 10 जो 7-8 जो ओवर्स हैं आपके, वहां तक वो सपोर्टिव है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी वो विकेट स्लो होता जाता है। आप शादाब खान की बात कर रहे थे, शादाब खान का मुझे अगर याद है, थोड़ा से पहले आप चले जाएं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कहा जाता था कि अपना जो इमरान ताहिर के बाद सबसे बेस्ट जो गूगली है वो शादाब खान की है। वो ज़्यादा फ्लाइट करवाते थे उस वक्त, बॉल को कोशिश करते थे इन दी एयर जो उनसा थोड़ा पुश करूं। अब शादाब खान को आप थोड़ा सा देखें, मुझे खुद समझ में कभी कभी नहीं आती, वो तेज़ करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती विकेट से। दूसरी बात हसन भाई की भी बिल्कुल ठीक है, जब एक बैट्समैन के दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना कि मैंने यार बैटिंग में भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, बॉलर की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि उसका अल्लाह न करे डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता, जो कि इरफान पठान के साथ हुआ था। ही वॉज अ क्लास फास्ट बॉलर, आपने उसको जानबूझ के घुसाया, तीसरे नंबर पे खिलाया, 5वें पे खिलाया, ओपन कराया, आज आपके सामने की बात है, वो सिर्फ कमेंट्री में शादाब खान को किसी ने नहीं घुमाया, वो खुद घूमे। वो खुद तो घूमे, लेकिन खुद घूमेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन के लिए देखें आप उसामा मीर को रेडी किया हुआ है अभी, उन्होंने जब इंग्लैंड की सीरीज हुई है इसमें अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है इसमें अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसामा मीर रेडी है बेचारा, 1-1.5 साल से सर्किट में है, 27-28 साल उसकी उम्र हो चुकी है, कब वो पाकिस्तान के लिए रेडी होगा? नहीं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, देखें आप उनके आम में कर रहे हैं हसन भाई, लेकिन मौका कब मिलेगा? मौका जब मिलेगा, जब वाइस कैप्टन अगर ऊपर नीचे होंगे तो जब भी मौका मिलेगा, और मौका मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सीनियरिटी पे जाएं, जहां पर जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसकी जगह लेके आए। सर आप देखें ना, किसी ज़माने में सकलैन मुश्ताक कितने सीनियर होते थे, लेकिन जब मलिक ने आना स्टार्ट किया तो सकलैन मुश्ताक पीछे चलना चले गए। एज ए बैटर, एज ए फील्डर आए थे हमारे साथ, मुझे भी याद है और मेरे साथ भी खेले हुए, और याद होगा आपको, लेकिन उन्होंने सकलैन मुश्ताक को आके चैलेंज किया था उनके स्पॉट पे होते हुए उन्होंने बॉलिंग की है शारजा में। जब हम खेले 4 बॉलर 5 स्पिनर्स खेले शारजा में, अरशद खान, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, अब कितने नाम गिनाऊंगा आपको मैं। तो उसके बाद फिर वो बैट्समैन भी बन गए और बॉलर भी बन गए। तो आप जब टाई डालते हैं, किसी तरह टाई को ऊपर लेके आएं, और कंट्री के लिए जब खेल रहे हैं आप, तो उसको चांस दें, मौका दें, और बिठा के ऐसे ज़ाया ना करें। जैसे सऊ शकील भी गए हैं और भी प्लेयर गए हैं, अगर आगे पीछे कहीं मौका मिलता है आपको, उसको यूटिलाइज किया करें आप। हसन भाई यहाँ पर मैच समरी की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ हुआ, नेपाल ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। मैच समरी नेपाल वर्सेस इंडिया। नेपाल ने 230 रन बनाए और ओवर्स पूरे नहीं खेल सके। आसिफ शेख 58 रन बनाने में कामयाब हुए, उसके साथ सोमपल कामी 48 रन बनाने में कामयाब हुए। जडेजा वाज पिक ऑफ द बॉलर्स 40 for 3 एंड सिराज 61 for 2। इंडिया की जानिब से 147 रन बनाए गए 20 ओवर्स में। वाह क्या कहने हैं इंडिया के। रोहित शर्मा 74 रन एंड शुभमन गिल द पोस्टर बॉय एंड द बॉय जिसको प्रिंस कहा जाता है विराट कोहली के बाद, उन्होंने 67 रन बनाए और इंडिया 10 विकेट से मैच जीत गया। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। बैक टू शो और जीत की सोच में हम बात करेंगे भारत की जीत की। हसन भाई, भारत आज जीत की सोच से खेल रहा था। जीत की सोच पाकिस्तान के अगेंस्ट लेके आए नेपाल के अगेंस्ट नहीं लेके आए, मैंने पहले भी बताया। बस अगेन जो है, वैसे अभी वो जीत की सोच रहे होंगे, अभी सोच रहे हैं। अच्छी बॉलिंग नहीं आई, अच्छी बॉलिंग आएगी। आज देखें अगर जिस तरह से बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, 7 ओवर हो गए थे और 5 रन के एवरेज से खेल रहे थे। गिल भी जब खेल रहे थे वो भी स्टॉप करके खेल रहे थे। रोहित शर्मा भी सेटल डाउन हुए हैं। उसके बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ी सी बॉलिंग की नेपाल के बॉलर ने, जहां हमेशा इंडियन जो है वो बैक फुट पे पंच करते हैं ज़्यादातर। फ्रंट फुट के प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम विराट कोहली हैं जो फ्रंट फुट पे जाके बॉलर को खेलते हैं। अदरवाइज शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की थी, जहां पर उन्होंने मिडल ऑफ द बैट हुई, एक्स्ट्रा कवर पे मारा, उसके बाद बैक फुट पे पंच किया, वहां से कॉन्फिडेंट आया। अदरवाइज अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता नेपाल के बॉलर्स में तो वो स्ट्रगल कर सकते थे और टफ टाइम देते हैं। एक कैच भी छूटा रोहित शर्मा का, मगर अगेन एक्सपीरियंस काउंट होता है क्रिकेट में, और वो एक्सपीरियंस दोनों बैट्समैनों को नजर आया कि वो जब इनिंग्स शुरू किए तो
बैट से रन निकलना शुरू होते, उन्होंने फुटवर्क भी, बैक फुट पे भी किया, फिर पंच भी किया, तो जब तक मैच निकल चुका था, नेपाल के हाथ से मैच निकल गया था ये। अच्छा, पहले चलते हैं और आसिफ शेख साहब के स्टैट देखते हैं। आसिफ शेख बहुत ही स्पेशल रहे आज और बड़े ज़बरदस्त शॉट्स भी देखने को मिले और कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा तजुर्बे की कमी है क्योंकि तमाम तर बैटर्स को स्टार्ट भी मिला और रन हैं इनके 58 बॉल्स हैं, 97 टाइम लिया, लाजमी बात है लेना चाहिए। फोर्स 8 चौके लगाए इन्होंने और स्ट्राइक रेट वाज 59.79। सर ही वाज ब्रिलियंट, मतलब काफ़ी पेशेंस के साथ खेले और लग नहीं रहा था कि सुपरस्टार टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। हसनैन भी आपको पता है ऑब्वियसली एक सीनियर टीम का प्रेशर तो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर होता है। नेपाल टीम की अगर बात करूं तो आसिफ शेख की बात करें, चाहे कॉमल क्या नाम है जो दूसरे अपना बैट्समैन है, इनके इन पे बहुत ज़्यादा रिलाय हमेशा से करती हुई है। आप इनके क्वालिफाइंग राउंड्स को भी देखें, हमारा थोड़ा सा एक इशू ये होता है कि हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं वो एकदम स्टार्ट हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान ने मिडल ऑर्डर जो उनसे खास करके जब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आई जी पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई नेपाल भी अगर आई है या बाबर आजम ने स्कोर किया है तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं। देखें क्वालिफाइंग राउंड को यूएई को उन्होंने मारा है, यूएई बड़ी तगड़ी साइड है, यूएई को हराना आसान नहीं था। उसके बाद नेपाल यहाँ पर ही, फिर नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो क्रिकेट को वो बाकायदा रिलीजन एक सेंस में फॉलो करते हैं। न्यूजीलैंड को आपने देखा होगा दूसरे T20 मैच में हराया भी है। तो ये जो टीम्स हैं ये कहीं ना कहीं से अपना स्टेप बाय स्टेप ऊपर आती हैं, परफॉर्म करके आती हैं। नेपाल की थोड़ी सी मुझे एक अच्छी हमेशा से प्लस पॉइंट लगा जो 1-2 मैचेस में इनके खिलाफ खेला हुआ हूँ। चाहे आप नेपाल इस टीम की बात करें तो तगड़ी साइड आपको नजर आती है, चाहे जिस वक्त ये ग्रेड अपना खेल रही थी, ग्रेड 3 ग्रेड 4 क्वालिफायर्स खेल रही थी, तब भी इनके पास जो स्पिनर्स थे खास करके वो बड़े तगड़े आते हैं हमेशा से। और बैट्समैन इनके पास ऐसे आते हैं कि जो कि ग्राफ्ट करना जानते हैं, इनिंग्स को एग्रेसिव नहीं खेलते, जो कि अफगानिस्तान की टीम जानी जाती है। तो नेपाल ने हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रही है। लेकिन वही बात है कि जब प्रेशर गेम होती है, बड़ी टीम, आपको याद हो हांगकांग का जब एशिया कप था पिछला, जब नज़ाकत खड़ा हुआ था तो ऑलमोस्ट अपना वो मैच इंडिया के हाथों से लग रहा था कि निकल जाएगा। लेकिन वहाँ से जब एक नई टीम होती है उसको जीतना भी आना चाहिए बड़ी टीम के खिलाफ, तो वो एक प्रेशर आता है उसके ऊपर तो जिससे वो जीत नहीं पाती। लेकिन इंडिया के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर खेलने अपना स्टडी करने की ज़रूरत है, खास करके पेस बैटरी की। लेकिन थोड़ा सा ऑफ थी, अगर मैं मजाक अपनी जगह, लेकिन रोहित शर्मा के लिए कहता हूँ जो आज वो थोड़ा बहुत खेले हैं, शायद थोड़ा सा हौसला उनमें आ गया हो कि भाई कुछ मैं कर सकता हूँ। देखिए एक अर्शदीप सिंह थे, वो लेफ्ट आर्म थे, वो भी नेट पे शायद बॉलिंग कराते होंगे, वो भी उनके पास नहीं है ना, इसीलिए शाहिन शाह जो है वहां पे टारगेट किया। ये थोड़ा सा हम चलते हैं इस वक्त चलते हैं जी श्रीलंका में, जहाँ पे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और आज इनकी स्पेशल खबरें चल रही थी, पूरे पाकिस्तान ने उसके बाद इनको फॉलो किया, औरंगजेब यूनुस। औरंगजेब आपकी तरफ आते हैं, आज का मैच कैसा रहा? और आज इंडियन बैटर्स तो छा गए और कमाल आप जो है ना वहाँ पे छक्के चौके लग रहे थे, मंजर इस तरह का था जिस तरह आईपीएल का मंजर होता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में तो आपको पता है कि इंडियन टीम बड़ा अच्छा खेलती है। अच्छा खेला नेपाल की टीम ने भी, स्पेशली अगर पावर प्ले, पहले पावर प्ले की आप बात करें तो बहुत अच्छा खेला। स्पिनर में आके थोड़ा सा वो अटक गए और रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। रोहित शर्मा पहला ओवर, रोहित शर्मा जो था 2 बॉलें अंदर है, मेरे ख्याल में लकी रहे, वो एम्पायर कॉल पे एक बच गए थे। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में राहत की सांस ली होगी आज शुभमन गिल और रोहित के बल्ले ने जो है रन उगले हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन है उनके लिए, क्योंकि काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट तक उनका आने वाला मैच है 10 तारीख को। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बैटिंग उनकी आज बेहतर हुई होगी और मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि शाहीन के वो अगले 1-2 ओवर खेलने अगले मैच में। अच्छा, वो हम्बन टोटा अब सारा टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया, आपने बहुत ही जल्दी खबर दी हमें और वो पाकिस्तान में आपकी खबर छा गई। उसके बाद तमाम तर न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में वही खबर चल रही थी। तो हम्बन टोटा में मेरे ख्याल से सुपर 4 सारा ही हम्बन टोटा में शिफ्ट करेंगे या कुछ मैचेस एक्स्ट्रा पाकिस्तान में भी होंगे? नहीं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोलंबो चूंकि इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे इवेंट हो सके, दम्बोला एक ऐसा मकाम था जहाँ पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन इंडियन टीम ने वहां खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां पे होटल की फैसिलिटीज जो है वो शायद इस काबिल नहीं थी जहाँ पे वो जा सकते। तो अब इसलिए वो हम्बन में शिफ्ट किया गया है। तो पूरा टूर्नामेंट जो है वो अब अगला मरला जो सुपर 4 का और फाइनल जो है वो वही पे, मतलब कि इंडियन टीम सिर्फ खेलना नहीं चाहती, फुल प्रोटोकॉल चाहती है। जी जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल चाहती है। और इस दफा स्टार स्पोर्ट का चूंकि क्रू जो अमला पूरा 250 लोगों का, उन्होंने भी एतराज किया कि हमारी वहाँ अकोमोडेशन और रहने के और ट्रांसपोर्टेशन के मिसाइल है, क्योंकि हम्बन का जो स्टेडियम है वो शहर से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है, तो वो ट्रैवलिंग मिसाइल सारा कुछ बहुत ज्यादा था। मेरे ख्याल में जयशाह साहब जो है दम्बोला का या हम्बन टोटा का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दम्बोला में प्रॉब्लम था, हम्बन टोटा में तो अब शिफ्ट हो गया ना? जी जी यही बात कर रहा हूँ मैं। दमोला में इंडियन टीम ने जो है ना वो
एतराज कर दिया था। अब सारा मैच जो है, अब सारा अगला मरला जो है वो शिफ्ट हो गया है। ब्रॉडकास्टिंग टीम जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी मसाइल का इजहार किया, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन चूंकि अब बंद गली में जा चुकी थी ACC और जयशाह को ऑप्शन बचा था नहीं, UAE में अब शिफ्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान अब जा नहीं सकते, तो एक मेरे ख्याल में यही मकाम बचता था। और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ का जो वेदर है उसके प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बस यही है कि अल्लाह के आसरे पे इसको धकेल दिया गया। अब देखते हैं कि आगे नतीजा क्या। बिल्कुल अल्लाह के आसरे पे तो है, अल्लाह के आसरे पे है, मगर आसिफ भाई ये बताएं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इसमें क्रिकेट का लोगो भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद मैच रेफरी जो है श्रीनाथ, वो भी उनके वहाँ पर रेफरी बने हुए हैं। इसके बाद स्टाफ का आपने बताया 200 से ज़ायद स्टाफ भी है वहाँ पर, तो ये मनमानी सारी उनकी तरफ से चल रही है। तो हम किस लिए आए हुए हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? तालियां मारने के लिए। देखिए ये स्टांस आपको बहुत पहले लेना चाहिए था। आपने पहले कहा कि नजीम सेठी साहब ने पहले कहा कि हम जाएंगे ही नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं, हमारा हाइब्रिड मॉडल अगर चला हाइब्रिड मॉडल एक तस्लीम हो गया, मगर वेन्यू आप डिसाइड नहीं कर सके। फिर वर्ल्ड कप में आपने इतनी जल्दी में हामी भर दी कि ना आपका कोई सिक्योरिटी वक्त वहां पे गया, ना आपकी कोई गारंटी ली गई। हमारे वजीर खारजा गए थे तो उनके वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि हमने वजीर खारजा को इस तरह ट्रीट किया जैसे एक दहशतगर्दों का तर्जमान होता है। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पे आ रही है, उनको कुछ स्पेशल स्क्वाड, कुछ स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी टीमों को ट्रीट किया जाए। जब इंडिया का रवैया इतना है तो आपको भी थोड़ी जान डालनी चाहिए, आपको क्रिकेट बोर्ड को जान डालनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने जाना है आप वेन्यू पे जाएं। आप गुजरात हम तो हाथ हिला रहे थे यार, अभी तो चेयरमैन साहब तो हाथ हिला रहे थे, उस तरह हाथ हिला रहे थे जिस तरह कोई प्रेसिडेंट जो है ना उस मुल्क से आया और इस मुल्क का प्रेसिडेंट उसके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हाँ, आप हाथ पे हाथ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि अगर हमारे प्लेयर इंडियन प्लेयर से हाथ मिलाते हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है। गौतम गंभीर ने आज झूठ का पूरा प्लान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कल जब गौतम गंभीर स्टेडियम से बाहर जा रहे थे तो कोहली कोहली की आवाजें लगी, तो उन्होंने एक इशारा किया जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो आपने देख लिएगा सोशल मीडिया पे। जब बहुत ज्यादा ट्रोल हो गए, बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गए, तो आज इंडियन जर्नलिस्ट को 8 वहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे, तो वहां पे उन्होंने मौकफ रखा जी कि चूंकि वहां पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद और कश्मीर के नारे लग रहे थे, और ऐसा सुन के तो मैं चुप नहीं रह सका और इसलिए मैंने इशारा कर दिया। हालांकि ना तो कोई हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे, ना को वहां पे कश्मीर का जिक्र हुआ, वहां पे सिर्फ कोहली कोहली के नारे लग रहे थे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। और उस मुद्दे को लेके उन्होंने जो है ना पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी अब सियासत को जो है वहां पे बीच में लेके आ गए। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासतदान, अब क्रिकेट में भी जो बंदा फंसता है तो वो कश्मीर को मसले को बीच में लेके आता है। मेरे ख्याल में ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान कहता है वो आप आंखें बंद करके सुन लेते हैं और फिर नतीजा ही निकलता है। क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो मिडिल में पहुंच गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करना है वो जयशाह ने करना है, वो ACC ने करना है, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, अब आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब ऐसा क्योंकि उसमें ना एक और भी चीज़ थी जिसमें गौतम गंभीर ने ये भी स्टेटमेंट दी, उसके अलावा एक स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने कल अगस्त ट्वीट किया हुआ था। क्या किया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है और ये हाथ मिलाए जा रहे हैं, ये हंसी मजाक हो रहा है। वो भाई वो चाह क्या रहे हैं मुझे बता दें कि बल्ले एक दूसरे को मारे। वो सही था। शाहिद अफरीदी ने जब उनको रिएक्शन दिया था वो सही था उस टाइम पे, बिल्कुल सही रिएक्शन था। लाला मुझे याद है, लाला से भी बढ़ गए थे उस टाइम। शाहिद अफरीदी उनको औरंगजेब आपने भी देखा होगा, ये जो एक आई थिंक कतर में लीग हुई थी, शाहिद अफरीदी उनसे बड़ी खुशकपियां कर रहे थे और वो इस तरह अकड़े हुए थे जिस तरह मतलब कि वो कोई प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो उन्होंने यूएस में फिर कुट्टा भी तो है ना पकड़ के अंदर। तो ठीक है, एटीट्यूड जो है ना ये होना चाहिए और सब में होता है, हर बंदे की एक पर्सनालिटी है। मेरी बात सुने इससे पहले कि हम उनको वापस थ्रो करें, ये मोहम्मद वसीम साहब ने भी एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला था। मोहम्मद वसीम साहब जो कि यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, उर्दू पे भी उन्होंने भी एक टीवी चैनल में बैठ के कहा जी कि ये हाथ नहीं मिलाने चाहिए, ये कैसी बात है, एग्रेशन होना चाहिए। देखिए एज ए स्पोर्ट्समैन आप शेयर कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर जाके उस पास से भी बातें हो रही हैं, उसकी भी मजम्मत, उस पास से हो रही है उसकी भी मजम्मत। एज ए जेंटलमैन गेम जो है स्पोर्ट्समैन, और पास में भी प्लेयर खेलते रहे आगे, और हम भी पहले खेलते रहे प्लेयरों के साथ। बल्कि एक होटल में एक ही टीम रहती थी उस दौर में जब हम लोग इंडिया जाते थे। वहां पर सबसे सुनील गवास्कर हो गए, रोहन गवास्कर, जितने भी अजहरुद्दीन, जितने भी आते हैं सारे, ये आपस में मिलते जुलते थे। जब मैच होता है तो मैच पे फोकस हो जाते हैं, तो वो ये चीज़ होती है। मगर उसमें आपको गलत मायने लेने के और स्लैजिंग करने की ये चीज़ें ये सूट नहीं करती है मेरे ख्याल में। अच्छा, अगर हम्बन टोटा में सारा कुछ शिफ्ट करना था तो बेहतर नहीं था कि PCB जिसने किसी चीज़ पे कोई स्टांस नहीं लिया, एशिया कप के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ, पहली दफ़ा ये हुआ हिस्ट्री में, वो ये भी कह देती कि 2-3 मैचेस मुल्तान में, चाहे श्रीलंका बांग्लादेश के करवा दें या पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं इंडिया के अलावा वो लाहौर में, एशिया कप
में खूबसूरत रिंग ग्राउंड है आपका, और मॉनसून का सीजन आपका वहाँ श्रीलंका में चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है हर जगह। Exactly. और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको एक दिन पहले 2 घंटे पहले पता लग जाता है कि फोरकास्ट कहाँ पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। इसमें थोड़ा सा मुझे एक और भी अपना था कि जब पाकिस्तान की आप बात करते हैं ना, अब स्लो एंड स्टडी देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज़्यादा, और ये PSL केस स्टडी आपके सामने है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर खेल रही है, साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम यहाँ पर खेल रही है इस वक्त। अब वो वक्त है कि पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेट था, देखें मामला ठीक हैं जी, आप आइसोलेशन में इतने साल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी भी आप माने सेक्टर के अंदर, कि आपने स्टेडियम्स को अपना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर, या तो लेटेस्ट अपना डिज़ाइन पे आप वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ना थर्ड क्लास व्यू आता है हमारे स्टेडियम से। मैं ये बात कर रहा हूँ सर, आपको कजाफी बहुत अच्छा लगता होगा ना, आपने वहाँ पे खेला, आपको मुल्तान स्टेडियम बहुत अच्छा लगता होगा, आपको शेखुपुरा, लेकिन जब वो एरियल व्यू दिखाते हैं ना, थर्ड क्लास होता है यार। श्रीलंका में छोटे छोटे स्टेडियम बने हुए कितने प्यारे हैं, तो ये चीजें रेनोवेट हुए हैं। आपको पता है कि दम्बोला का पूरा स्टेडियम 167 दिन में बना है। प्रेमचंद स्टेडियम था एक कोलंबो में, सिर्फ वहाँ पर जाके खेलते थे। एशिया कप जब हुआ 97 में, वहीं पर ही वेन्यू हुआ, वहीं पर ही मैचेस खेले। अब उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की वहाँ पर, और क्योंकि देखें लंदन प्रीमियर लीग भी हो रही है, बोर्ड भी बड़ा जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसकी वहाँ पर। ये श्रीलंका का स्टेडियम चेक करें, खूबसूरत स्टेडियम है। गोल का जो स्टेडियम था, जब सुनामी आया था वहाँ पर, वो भी उन्होंने बड़ा डेवलप किया। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस आपकी सीरीज हुई पाकिस्तान की। तो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट होती है, प्लेयर्स वर्ल्ड के आते हैं जिस तरह से, तो वाई नॉट, आपके पास वेन्यू भी था यहाँ पर पाकिस्तान में, आपने 4 मैचेस रखे, मजीद आपको मैचेस देने चाहिए थे। सामने की बात है, जब भी कितने अरसे मुझे भी हो गया सुनते हुए, हसन भाई आपने भी सुना होगा कि इस्लामाबाद में जी स्टेडियम बना, इस्लामाबाद में भी एक खबर उड़ती आई थी कि जी CDA से पूछ के ये लोग कहीं D सेक्टर की तरफ एक ग्राउंड अपना बनाने, पेशावर का स्टेडियम बना है अभी, पेशावर का स्टेडियम खूबसूरत है जो बना है। मैं वही बात करता हूँ, देखें एक अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा एक बैरियर तोड़ा कि आपको एक्स क्रिकेटर या एक्स टेस्ट क्रिकेटर नहीं होना पड़ेगा टीम मैनेजर बनने के लिए। अल्लाह का शुक्र है बाबू से जान छुड़ाई आपने। सेकेंडली आपने एक बैरियर तोड़ा यहाँ पर कि आप एटलीस्ट आप मुल्तान तो गए, कम से कम एक ओपनिंग मैच वहाँ पर आपने ऑर्गेनाइज करवाया, अच्छी बात थी कि करवाया। स्लो एंड स्टडी आप खुद कहते हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए। आप हसनैन भी मेरे साथ ट्रैवल करें, अपना हसन में भी करते होंगे, जब आप कोयटा जाते हो सबसे बड़ी शिकायत लोगों को कोयटा ग्लैडिएटर्स से ये होती है कि यार टीम हमारी है ना, अपनाइयत है, यहाँ पर क्यों नहीं आके फ्रेंडली मैचेस खेलती। मुझे खुद समझ में नहीं आती आखिर मसला क्या है। उसके बाद जब आप पेशावर की बात करें, पेशावर में भी स्टेडियम तैयार होता है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे एक जो चेयरमैन साहब रहे हैं वो एक अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी वो तो रेड फ्लैग है, वहाँ पर हम खेल नहीं सकते। भाई आप तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं वहाँ पर पेशावर में? दुनिया को आप एक बता रहे हो कि जी यहाँ पर अपना आके खेलें, और एक आपका चेयरमैन कहता है कि रेड फ्लैग है यहाँ पर। दूसरा, जितने भी स्टेडियम्स आपके, फैसलाबाद स्टेडियम की आप हालत देख लें, सियालकोट में मैं आज तक नहीं खेला, सियालकोट में आप देख लें सियालकोट की स्टेडियम की जो हालत है, शादी वहाँ पर माशाल्लाह हो रही होती है। जिस चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना, वो एक शो में बैठ के कह रहे थे कि इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए, और वो शकील शेख साहब की वजह से उसको जो है ना निकाला गया था बेचारे को। औरंगजेब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमन टोटा के अलावा भी बहुत सारी सजेशंस थी, मुल्तान में, कराची में, लाहौर में मैच करवाए जा सकते थे। इस हवाले से PCB ने कोई बात रखी, या PCB बस जिस तरह वो इंडिया कहता रहा तो उसी तरह जो है हामी बढ़ते रहे? नहीं, PCB ने बात जरूर रखी है। PCB ने अपने तमाम तफजात से जो आगाह किया है, लेकिन बात फिर यही है कि अगर ये करना होता तो फिर आप पहले ही UAE में रख लेते, फिर ये नौबत ही नहीं आनी थी, आप पहले ही लाहौर में। असल बात जो ये है कि इंडिया वहां पे जाना नहीं चाहता, और फिर अगर UAE में आप रखते तो UAE में इंडिया को क्या प्रॉब्लम था? इंडिया का प्रॉब्लम, असल बात जो है कि वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाहता है, और वो ये कहता है कि आप क्रिकेट खेलें लेकिन हमारी मर्जी से खेलें। अब अगर UAE में वो यार औरंगजेब साहब, मैंने इनको मर्जी बताई है, मैंने इनको कहा कि बाबर आजम को, रिजवान को और इमाम उल हक को बॉलिंग दे दें, बैटिंग जो है शाहिनशाह लोगों से करवा लें। हाँ, लगता तो यही है। अब मसला सिर्फ यही था कि अगर UAE में हो जाते तो हाउसफुल होते हैं, वहां पे गेट मनी ज्यादा आता, पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाता, इसलिए उन्होंने वो सारी जिद रखी है। तो अब वो जिद जब रखी हुई थी तो अब वो किस मुंह से जाके कहते कि हाँ ठीक है अब हम रेडी हैं, तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी थी, और उस फेस सेविंग के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में ये जो वेन्यू रखा है, मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट को ज्यादा सक्सेस यहाँ पे होगा, क्योंकि एक तो ये शहर से बहुत ज्यादा दूर है, फिर ये वहाँ शायकीन क्रिकेट यहाँ कैंडी में आने के लिए बड़ी मुश्किल थी, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा शायकीन के क्रिकेट भी आ पाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि बारिश का सिलसिला भी मुझे लगता है कि वहां भी जो है इफेक्ट होंगे मैच जो बारिश से। तो शायकीन एंजॉय करेंगे। शायकीन 10 तारीख को मैच है, अगर वो भी जीतेगा पाकिस्तान तो फिर बहुत टूर्नामेंट सक्सेस हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, कहीं ना कहीं हसन भाई ये लगता है कि ये जो हम्बन टोटा इसको चूज ही इस वजह से किया गया कि वो बॉलर फ्रेंडली नहीं है, वहाँ बैटिंग पैराडाइज विकेट है और बॉलर्स को मुश्किलात होती हैं, तो नहीं तो दम्बोला भी किया जा सकता था जहाँ पे अर्ली ऑन पेसर्स को हेल्प मिलती है, लेटर पार्ट में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। देखें अब ये कंफ्यूजन हो गई ना, एकदम से डिसाइड कर रहे हैं आप, यहाँ मैच हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, बारिश हो गई है, तो जितना रेवेन्यू है, गेट मनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, एशिया कप एक नाम है,
वर्ल्ड कप हो गया, 1984 से जो एशिया कप हो रहा है क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो अब कोशिश यही होगी इनकी कि जितना रेवेन्यू आ सकता है वहाँ पर बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाएं या किसी तरह से 50 ओवर के मैचेस करवाएं हम। तो यही वेन्यू सूटेबल था इनका और यहाँ पर है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डॉजी पिचेस थी, अगर रेन नहीं फैक्टर करती और सनशाइन डे होंगे तो मुझे लग रहा है बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं बैटर्स पे। तो ये टेक्निकल चीज़ होगी कि कोशिश करेंगे कि बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाएं ताकि एंटरटेनमेंट आए ग्राउंड में और क्राउड में भी आए और टूर्नामेंट सक्सेस। बैटिंग पैराडाइज विकेट पे इन स्विंग नहीं होगा? इन स्विंग होगा, बिल्कुल होगा। सीम भी नहीं होगा? सीम तो हो सकता है, सीम भी होगा, इन स्विंग भी होगा और मुश्किलात जो है अगेन होंगी। आज तो कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ पहले 4 बंदे आउट करने, उसके बाद पार्टनरशिप लग जाएगी। इंडिया में पूरे हमें अपनी बैटिंग भी तो टेस्ट करनी है ना। टोटल बैटर्स, पहले आपने कहा था कि के रावल इतना शोर किया था, मुझे समझ नहीं आती है। केएल राहुल के बाद अब शुभमन गिल आ गए, शुभमन गिल आ गए, के बाद ईशान किशन आ गए, ईशान किशन आ गए, ईशान किशन अय्यर भी आ गए। ईशान किशन को देखिए आज मैच अगर हो रहा है तो आप मिस्टेक्स देखें, आपने 5 ओवर में 3 कैचेस छोड़े हैं अर्ली ऑन नेपाल के अगेंस्ट। वो भी कीपर आप होता है तो फोकस रहता है। 2 दफा उनकी बॉल सीम राइज हो रहा था, कीपर बिहाइंड द स्टंप्स खड़ा होता है, उसकी बॉल राइज हो रही है तो उधर जा रहे हैं कैच। स्लिप में आप देखें फर्स्ट स्लिप में कैच छूटा, उसके बाद कवर में कैच छूटा, तो ऐसी फंबल चीजें नजर आ रही हैं और आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास टीम है। वैसे इससे पहले ना हम हसन भाई को कोई भी सवाल करते थे तो 1-2 मिनट में जवाब देके चुप हो जाते थे, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स का भी ये हाल है, जब इंडिया की बात होती है ना तो फिर जो है लगे ही रहते हैं, कहते हैं कि बस इंडिया की जो है ना किसी तरह जिस तरह बल्ले के साथ बजाते हैं। नहीं, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, उसके बाद जब रोहित शर्मा की बात करते हैं, के राहुल की करते हैं तो कहते हैं बोलते रहे। बाबर आजम डर भी लगता है बाहर जाते हुए, कोई सर ना फाड़ दे। अगर 12,000 रन रोहित शर्मा ने किए हैं, कोहली ने किए, तो बाबर आजम ने कुछ किया हुआ है ना लाइव। सर हमन डोडा में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे गेट मनी भी नहीं होगी और दुबई में इस वजह से नहीं हो सका कि पीसीबी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ से पैसे कमाएगा गेट मनी की मद में। तो मतलब बहुत छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं इंडिया, हालांकि अपने आप को वो बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं। अभी सुना है कि चांद में भी पहुंच गए और मुबारक हो उनको, वो अच्छी बात है। लेकिन चांद में पहुंचने के बाद भी जो है ना खुद वो अभी तक ज़मीन से भी बहुत दर्जे नीचे हैं। देखिए खाली इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, वो जैसे भाई दूसरी बात करें, आपको पता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, हर जगह हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी आइसोलेशन देखिए आपकी इस वक्त ये है कि जितनी भी दुनिया के अंदर लीग्स हो रही हैं वो इंडियन फ्रेंचाइजेस उसको ऑन करती हैं। हसन भाई भी काफ़ी लीग्स के अंदर रहते हैं, मैं भी जिन लीग्स के साथ मेरा अपना ताल्लुक़ है, लिटरली वहाँ पर कोचेस को या मैनेजर्स को धमकी दी जाती है कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में काम करोगे, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में काम करोगे तो अल्लाह हाफ़िज़, हम आपको रखने के लिए नहीं तैयार। जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं, चाहे आपके दूसरे प्लेयर्स हैं, जो यहाँ तक कि ऑनर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि देखें जिस वक्त आपके लड़के परफॉर्म तगड़ा करते हैं, बिग बैश में देख लें आपके कितने लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिला इस वक्त, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तगड़ा मिला है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके आया जाए, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा उनका कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली कहा जाता है, जो मैंने आपको कहा कि लेके आओगे जी। पीएसएल बंद तो नहीं हुई ना? नहीं, देखे ना आपके सामने की बात है ना, पीएसएल हो रही है और प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लेयर। आज देखिए सलमान खान पीएसएल से आए हैं, उनका नाम आया बिग बैश में। नया मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स तजिया निगार मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे शो में नहीं आऊंगा, तो मेरा शो तो नहीं बंद हुआ, उसके बाद 70 शो कर चुका हूँ, तो पीएसएल नहीं बंद होगी। कोई किसी के नहीं चीजें से हसन में भी कह रहे हैं सर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो और लेट्स टॉक अबाउट द मैच। और जिस तरह की बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, उसकी तारीफ तो बनती है। अब देखते हैं कि हसन रजा तारीफ करेंगे या कंजूसी करेंगे। हसन भाई 74 रन्स, मतलब फ्लैशी इनिंग्स थी, स्ट्रोक प्लेयर लग रहे थे आज रोहित शर्मा, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले हैं और कॉन्फिडेंस कहना कि बहाल होगा उनका। देखिए कॉन्फिडेंस तो बहाल हुआ है। मैंने फिर बताया कि आप जितनी भी अपने सीजन में बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे रन्स कर लें, मुश्किल टाइम पे जब आप रन्स करेंगे और ऐसे बॉलर्स के वर्ल्ड क्लास पे, तो वहाँ पता लगेगा आपका। यहाँ पर अनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और नेपाल के जिस तरह से आपने देखा, फिर गिल को आप कह रहे हैं कि पहले केएल राहुल को क्या था, आपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बहुत ज़्यादा, नो डाउट कि फॉर्म वापस आई है और गिल ने भी परफॉर्मेंस दी हुई है। मेरे ख्याल में 208 रन किए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड के। मगर अच्छी टीमों के खिलाफ पता लगता है आपका कि किस तरह से बैटिंग करेंगे। 10,000 रन 12,000 रन बड़ी टाइमिंग से खेल रहे थे, बैकफुट पे जाके स्पिनर्स पे, बैकफुट पे भी खेले, लेग स्पिनर पे जो आपने स्वीप भी मारा, एक चांस मिला उनको, कैच ड्रॉप हुआ। अगेन देखें सेंचुरी होती है, 50-50 होती है, मगर क्वालिटी प्लेयर का काम है कि वो क्वालिटी बॉलिंग को खेले तो तब प्लेयर बनता है बड़ा। सर शुभमन गिल वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग, प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब हम तो उनको सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए देखते थे, लेकिन क्योंकि एशिया कप हम कवर कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारे खिलाफ तो वो बिल्कुल मिसबाउलक बने हुए थे। देखिए जैसे आपने कहा ना, चाहे आप नेपाल के खिलाफ भी खेलें, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रीइंस्टेन हुआ होगा इन दोनों के लिए। टूर्नामेंट के अंदर ऑब्वियसली आप इंडिया इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि जब तक उसका मज़ा एक रहता है बड़ी टीम का, और बड़ी टीम को हराने का अपना ही मज़ा है, इंडिया ऑब्वियसली अगर सामने आता है, लेकिन थोड़ा सा रीइंस्टेन इनका कॉन्फिडेंस हुआ होगा। लेकिन मैंने जो बताया ना कि अभी भी
अगर आप देखें तो टेक्निकल फ्लॉज तो आपको दोनों बैट्समैन में नज़र आते हैं। वो स्विंग डिलीवरी, चाहे अंडर 19 इंडियन बैट्समैन की बात करें, चाहे वुमेन क्रिकेट की बात करें, इंडियन की स्पेशली बात कर रहा हूँ, चाहे इंडियन नेशनल टीम की आप बात करें, कि राइट हैंड बैट्समैन का ये इशू रहा है हमेशा से। जो बैट एंड पैड का इशू है वो हमेशा आपको नजर आएगा कि इन स्विंग डिलीवरी जो लेट स्विंग होता है वहाँ पर ये मार खाते हैं। लेकिन इन दोनों बैट्समैन को एक और भी चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, जैसे ही आप टूर्नामेंट में आगे जाते हो तो आपका ओपनिंग स्टांस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट का इशू नज़र आ रहा है फ़खर जमान का, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर वो नीचे लेके आता है, बॉडी से दूर से खेल रहे हैं। बॉडी से दूर से। आपने देखा होगा उनका एक ही इशू हमेशा से रहा है। पहले मुझे याद है कि उनकी बॉडी लॉक होती थी पुल शॉट खेलते हुए, अब वो बॉडी ओपन करते हैं, पुल शॉट पे अच्छा आते हैं। लेकिन वो जो एक इशू हमेशा उनका रहा है, जो थोड़ा सा आउट स्विंग होता है, ठीक है, दूसरी खराब कर दी। हाँ, दूसरी जो खराब है उस चीज़ को ठीक करने के लिए अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कि उसका फ़खर जमान ने अपना बैकफुट जो उनसा ठीक किया हो, या प्लेसमेंट किस तरीके से थर्ड मैन की तरफ करते हैं, ग्लाइडिंग नहीं करते। लेकिन आपका देखें ना, जब आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका सारा का सारा जो आप कह सकते हैं जो अपना डैमेज है वो मिडल ऑर्डर के ऊपर आता है। फिर आप 3-4 रन पर ओवर पे चलते हो, आप ज़्यादा उसको लेके चल नहीं सकते क्योंकि आप उस वक्त कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलते हो। लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के लिए आगे जाके टूर्नामेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि ठीक है विकेट स्लो है श्रीलंका की, वैसी विकेट्स है नहीं कि ज़्यादा आप कुछ 5 या 6 रन पर ओवर आप लेके चलें। लेकिन जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है, खास करके जब आप बड़े जाके टूर्नामेंट्स खेलते हो तो आपको 3 या 4 रन पे नहीं जाना पड़ता, आपको उसको पता होता है कि 5 या 6 पे मैंने कैसे पाइल अप करना है। इफ्तिखार आपकी अच्छी चॉइस है, लेकिन आगा सलमान थोड़ा सा एक वीक लिंक है जिनको मैं कहता हूँ कि चेंज करने की ज़रूरत है। आगा सलमान को चेंज करने की अच्छा, मैं इससे पहले कि औरंगजेब की तरफ जाऊँ, एक शॉर्ट सा मुझे कमेंट दीजिएगा। अब जब हम बात करते हैं किसी भी क्रिकेटर से तो वो कहता है जी कि क्योंकि बाबर और रिजवान ये सारे लड़के इस वजह से फास्ट गेंदबाजों के खिलाफ अच्छे हैं क्योंकि शाहीन के खिलाफ प्रैक्टिस करते हैं, नसीम के खिलाफ प्रैक्टिस करते हैं। वसीम अकरम वकार यूनुस के ज़माने में हम स्पिन के खिलाफ अच्छे होते थे, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करवाते थे? बिल्कुल करवाते थे, प्रैक्टिस करते थे, स्पिनर की भी करते थे। और अब तो मार्बल्स आ गई हैं, उस वक्त क्यों अच्छे होते थे हमारे बैट्समैन? उस वक्त क्यों नहीं अच्छे होते थे? गिट्टू पे बॉल लगता था, प्रैक्टिस करते थे ना उसके बाद और या तो खेलते थे या फिर भाग जाते थे। और सर्वाइव करना पड़ता है आपको, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को डे बाय डे इंप्रूव करना पड़ता है। और मैंने बताया कि हरजीत सिंह टीम में नहीं है तो मुझे लग रहा है मुश्किलात इंडियन टीमों को इसलिए हो रही है कि शायद वो स्पिनर्स पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे प्रैक्टिस नहीं की हुई है या कोई नेट पे बॉलिंग नहीं कर रहा है उनको। ये प्रैक्टिस जो है ड्रेविड ने बाद में बतानी थी उनको कि 3 पेयर बने हुए अब तक पाकिस्तान के रैंकिंग में भी खेल रहे हैं जो मुसलसल कंसिस्टेंट क्लास की बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह, हारिस और फिर शाहीन शाह। लोग समझ रहे थे कि रिड्यूस हो गया पेस शाहीन शाह का, मगर इंडिया के खिलाफ जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और स्ट्रॉन्ग नजर आए वो, तो आगे आने वाले मैचेस में मजीद जो है इश्किटार जो है वो रहेगी बैटर्स पे। औरंगजेब यहाँ पे भी इंडिया ने थोड़ी सी अपनी बात तो मनवा ली कि अमन टोटा में होगा जहाँ पे बैटिंग पैराडाइज विकेट है, तो क्योंकि आपने पूरी दुनिया में मैचेस कवर किए हैं, चाहे मेलबर्न की बात हो चाहे ओवल की बात हो, हर जगह पे आप गए हैं। तो अब अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है और इंडिया उसको एक किस्म का सुपरवाइज भी कर रहा होगा, ICC है, लेकिन इंडिया के क्यूरेटर्स होंगे, बहुत सारी इनपुट होगी उनकी, वहाँ पे तो सारे बैटिंग पैराडाइज फट्टे होंगे, मैं उनको विकेट नहीं कहूँगा, फट्टे होंगे। तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान फिर क्या करेगा, पाकिस्तान के पेसर्स क्या करेंगे? देखिए ये तो बात डेफिनेटली जाहिर है कि होम एडवांटेज तो होता है, लेकिन रोहित शर्मा के अगेंस्ट अगर शीशे की पिच भी दे दें तो नसीब शाहीन शाह के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल जरूर करेंगे। आज भी आप देखें, अगर आपने मैच देखा हो पहले 2-3 ओवर जहां पे बॉल सीम पे गिर के हिलता है या वो अंदर आए चाहे बाहर जाए, वो उस पर रोहित शर्मा 2-3 बॉलें उन्होंने बैट पे भी खाई हैं, फिर जो बाहर निकली है। मेरे ख्याल में पिचेस जैसे भी हों, पहले 3-4 ओवर जो होंगे हमारे सीमर के वो शाहीन शाह होंगे, नसीम शाह होंगे, उस पर उनको मुश्किलात जरूर आएंगी क्योंकि बॉल पड़ के जो हिलेगा उस पर रोहित शर्मा स्ट्रगल जरूर करेंगे। और वैसे भी बड़े लंबे टाइम से जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो वो भी उनके जहन में होगा और प्रेशर मेरे ख्याल में रहेगा। और अगर आने वाले ये दो मैचेस हैं, इनमें रोहित शर्मा अगर अर्ली ऑन आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर वो वर्ल्ड कप तक चैन से सो नहीं पाएंगे। नहीं तो देखिए, कभी कभार इंडिया की टीम हमारे खिलाफ अच्छा परफॉर्म भी कर जाती है और ये नहीं है कि रोज ही वो आउट हो जाते हैं। अभी तो हम उनको ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज उनके साथ जो कुछ हुआ, जितने वो सुपरस्टार बनते हैं, जितना वो पाकिस्तान की ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन माजी में उन्होंने काफी दफा परफॉर्म किया और इससे अच्छी गेंदबाजी थी हमारी, लेकिन उसके खिलाफ भी परफॉर्म किया। नहीं, नो डाउट श्योर रोहित शर्मा ये बहुत अच्छे हैं, वही बात कर रहा हूँ। अगर 2-4 ओवर वो निकाल लें, अगर 10 ओवर की बात करते हैं, स्पिन को वैसे ही बहुत अच्छा करते हैं और बहुत डेंजरस प्लेयर हैं। ऐसी बात नहीं कि रोहित शर्मा अगर आउट हो गए तो वो बहुत अच्छे प्लेयर नहीं रहे, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, मगर बात वो है कि वो प्रेशर जो प्रेशर है शाहीन शाह आफरीदी का वो हैंडल नहीं कर पा रहे। और अंदर उनको पता है, हालांकि हर बार शाहीन शाह आफरीदी हो जाए
पास में मोहम्मद आमिर देख लें, जूनियर साथ देखें, अंदर आती हुई बॉल पे ही वो आउट होते हैं और उनको ये पता भी होता है कि बॉल अंदर आएगी, मगर फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। रोहित शर्मा ने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली है, आज जो कॉन्फिडेंस उनको मिला, मुझे लगता है वो एशिया कप में भी अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। चलें जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर बाबर आजम ने बॉलिंग करवाई तो वो इस तरह की बारी खेलें। हार्दिक पांड्या एक फैक्टर भूल गए, वो बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है और किशन अगर खेल रहे हैं उनके साथ तो मगर एक डेथ में ऐसा प्लेयर है कि मैच को कभी भी चेंज कर सकता है, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग हसन बैटिंग। भाई, अगर लेट सपोज आपका बड़ा एक्सपीरियंस है कि जिस तरह की विकेट बना दी जाए, क्योंकि आपसे ही रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, मैं आंसर दे सकता बल्कि अवैस भी दे सकते हैं, इसका आंसर इनसे भी लेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज विकेट हो तो उसमें क्या होता है, अर्ली ऑन सीम मिलता है, स्विंग मिलता है, या अर्ली ऑन ही सीम स्विंग नहीं मिलता? अगर पेस होगा आपका, जैसे शाइन बॉलिंग कर रहे होते हैं, पेस होता है तो फ्लैट पिचेस पे भी आप आउट कर सकते हैं बैटर्स को अर्ली ऑन 4-5, क्योंकि बॉल में शाइन भी होता है और एयर में स्विंग भी होता है बॉल। नसीम शाह जैसे कह रहे थे पिछले मैच में, आपने देखा कि बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे, सीम स्विंग हो रहा था, मगर विद इन द स्टंप्स किए हैं तो फिर उसके बाद जो है वो बीट भी किए हुए हैं बैटर्स को। तो फास्ट बॉलर के लिए यही होता है कि बैटिंग पैराडाइज होगी तो वहाँ पर आपको जोर लगा के, हारिस को आइडिया है जब फ्लैट पिचेस होती हैं, अगर होम सीरीज कराची में खेल रहे थे नेशनल स्टेडियम में, वहाँ देखेंगे वन साइड मैच हारिस रूफ ने भी जिताए हैं, ऑफ कटर कर देते हैं वहाँ पर वो और चेंज ऑफ पेस करते हैं। तो फ्लैट पिचेस पे बॉलर्स के लिए जो है ये है कि वहाँ पर अगर वो पेस होगा तो पेस होगा तो बचत होगी आपकी, उसके बाद आप ऑफ कटर कर दें या फिर यॉर्कर में डेप्थ में बॉलिंग करें तो वहाँ से बचत होती है। अदरवाइज जब रोहित शर्मा जैसे प्लेयर या कोई ऐसे खेल रहे होते हैं बैटिंग पैराडाइज पे तो वो फ्लिक करना शुरू हो जाते हैं। फुटवर्क इंडियन बैटर्स जो हैं वो कम यूज़ करते हैं, रिस्क से ज़्यादा खेलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात कीजिए, थोड़ा सा पेस उनका घटा है, ठीक है, वो अब 145 146 क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 140 139 इसके अराउंड वो घूम रहे हैं, तो इसमें भी फ़र्क पड़ेगा या फिर वो इतनी इफेक्टिव होंगे बैटिंग पैराडाइज विकेट में भी जितना अर्ली ऑन वो बॉलिंग पैराडाइज में होते हैं? देखिए, हमेशा जिस वक्त आपकी बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है वही बॉलर कामयाब होता है जो वेरिएशंस बीच में लेके आता है। अगर आप टेयर अवे क्विक तो ऑब्वियसली आपको हर टीम के अंदर चाहिए। इस वक्त अगर आप पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो अफगानिस्तान इसलिए मार खाती क्योंकि वह टेयर अवे क्विक नहीं है, जो कि अफगानिस्तान के पास तेज़ बॉलर्स जाने जाते थे, अब उनके पास वो नज़र नहीं आपको आते। अब पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट यहाँ पर एक नज़र आपको आता है, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, जो एयर में इन स्विंग होता है, या ज़्यादातर शाहीन का आपने देखा होगा एयर में काफ़ी इन स्विंग होता है और वो डेडली होता है। एयर इन स्विंग जो सा है या एयर में जो स्विंग होता है वो ज़्यादा कह सकते हैं प्रोमिनेंट होता है कि वो आपको विकेट ले सकता है। सेकेंडली आपने नसीम शाह को भी देखा होगा, जैसी भी विकेट हो उनका जो खास करके बॉल पड़ के वो आखिरी मूवमेंट तक स्विंग उसके अंदर एयर में रहता है, वो ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर साबित होता है। फिर जो प्लस पॉइंट 3 फास्ट बॉलर्स का मैंने देखा है कि तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं वो जो अपना जो वेरिएशंस बीच में लेके आते हैं, क्योंकि खाली पेस की बात नहीं है, आप ब्लॉक और डिलीवरीज की भी देखें, क्योंकि ज़्यादा हारिस रऊफ जो उनसे बहुत अरसे के बाद, मैं कहता हूँ उमर गुल के बाद, आपके पास एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो आपके डेथ ओवर्स हैं उसके अंदर आपको तगड़ी अपना स्पेल निकाल के देता है, जो हारिस रऊफ करते हुए आए हैं कि देखा पेस रिड्यूस किया है पहले से अपना। रिड्यूस की है। देखें, पेस अपनी जगह आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि आप 145 146 में, लेकिन कुछ विकेट्स होती हैं, सरफेस हार्ड होती है, जहां पर आप अपनी पेस खुद ऑटोमेटिकली रिड्यूस करते हो। आपकी कोशिश होती है कि मैं विकेट टू विकेट अपना बॉल यहाँ पर करवाऊँ। थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी का मुझे अफगानिस्तान की एक अप्रोच अच्छी लगी थी जब वो खेल रहे थे, कि अफगानिस्तान ने कोशिश की थी कि वो एग्रेसिव नहीं हुए थे नसीम शाह और शाहीन के खिलाफ। जब हमने 3 वनडे सीरीज़ खेली थी, आपको याद हो, जो गुरबाज ने हमें मारा था, जिसके अंदर उन्होंने बड़ा अपना तरीके से खेलते रहे, कि एग्रेसिवनेस नहीं थी, ओवर्स निकालते रहे हैं। वेरस इंडिया की जो बात है, इंडिया का हमेशा एक इशू रहा है, क्योंकि वो एक प्रेशर गेम होती है जहां पर आपका कैरियर बनता भी है, कैरियर तबाह भी होता है। ठीक, वहां पर ये एग्रेसिवनेस दिखाते हैं तो शायद उसकी वजह से विकेट बस क्लोजिंग टाइम है तो मैं औरंगजेब से स्टार्ट करूंगा। औरंगजेब 3 टीम्स पहुंच चुकी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला, उसके बाद सुपर 4 का मुकाबला होगा लाहौर में। तो किस टीम को देख रहे हैं कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबेन जो मैच है, कौन सी टीम बाजी मारेगी और सुपर 4 में पहुंचेगी? मुझे लगता है श्रीलंका की टीम जो है बड़ी बैलेंस है और काफी अरसे से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और स्पेशल जब एशिया का पता तो उसको तो पर लग जाते हैं, जिस तरह 2021 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और जिस तरह से इस एशिया कप में उन्होंने शुरुआत की है। अफगान टीम जो है वो बैटिंग के लिहाज से जो है वो काफी कमजोर लगी है। बॉलिंग की बहुत ज्यादा बात की जा रही थी कि अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की कोई खातर हुआ कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। अब बांग्लादेश के खिलाफ आप राशिद खान देख लें, 60+ रन दिए, जिस पे पूरी टीम रिलाई करती है। मुजीब को अच्छे खासे रन पड़े, तो मेरे ख्याल में बैलेंस जो है वो अफगानिस्तान का वो इस वक्त बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन आउट हो रहे हैं, उनको पता नहीं नंबर 3 के बीच चेंज करें, पूरी टीम का भी शफल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में श्रीलंकन टीम जो है वो कल ज़्यादा फेवरेट है। आप क्या कहेंगे? हसन भाई का इंतजार करवा रहा हूँ ताकि अवाम उनके प्रेडिक्शन को सुनना चाहिए। देखिए, ऑब्वियसली अगर श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका जैसे मैंने कहा कि उनके प्राइम फास्ट बॉलर्स नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन
श्रीलंका को श्रीलंकन कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके What's about बैट्समैन Pakistan conditions? पाकिस्तान कंडीशंस के अंदर अगर हम They'll बात play in करें तो Lahore. ऑब्वियसली श्रीलंका वुड बी फेवरेट्स फॉर मी क्योंकि श्रीलंका की इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ है कि उनकी दोनों चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। आपकी बैटिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपका बॉलिंग यूनिट भी कर रहा है, लेकिन बैटिंग के अंदर थोड़ा सा मैं कहता हूँ जो कुसाल मेंडिस वगैरह हैं इनका काम है कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बीच में लेके आएँ। अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा एक अप्रोच रही है जब आप एग्रेसिव होते हैं तो ज़्यादा रन वो लीक करते हसन हैं। भाई ऑब्वियसली होम एडवांटेज तो होगा, उनको आइडिया है श्रीलंकन में वहाँ पर किस तरह से खेलते हैं ऐसी पिचेस पे। और जिस तरह बात की कि श्रीलंका जो है वो भी खेल रहे हैं, लौंड रहे हैं। मैचेस इन लाहौर ना, बिल्कुल लाहौर में, मगर लाहौर में तो ये है advantage कि एडवांटेज तो होता है और बांग्लादेश को हराया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त मैच इन फॉर्म है। उसके बाद देखें हसरंगा भी नहीं है, आप उसके भी श्रीलंका के बावजूद साथ जा रहे हैं। श्रीलंका के साथ जाऊंगा बिल्कुल मैं। चलें जी, 1, 2 और 3 वोट श्रीलंका के हो गए तो थोड़ा सा इसको 3-1 कर लेते हैं। 3-1 मैं फिर का अफगानिस्तान के साथ चला जाता हूँ। अफगानिस्तान। औरंगजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अवैस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।